नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं समझता हूँ सब बढ़िया होंगे। चलो आज आपको एक नई चीज़ के ऊपर लेके चलता हूँ। कूलिंग टावर की कैलकुलेशन बहुत मस्ट होती है और ये कैलकुलेशन आप सबको नॉलेज होनी चाहिए इसकी और पता होना चाहिए। तो आज मैं आप सबके साथ में वो सारी कैलकुलेशन शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको ये अंदाज़ा रहेगा कि हम लोग कूलिंग टावर में कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे उसके अंदर हम लोग डोजिंग करते हैं और कैसे उसके पैरामीटर्स हम लोग निकालते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीओसी की। सीओसी होता क्या है? सीओसी होता है साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन। साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जो वाटर कूलिंग टावर के बेसिन में है, मतलब होल्ड अप में है, वो कितने दफ़ा सर्कुलेट कर रहा है बार बार। उसके अंदर से हम लोग क्या चेक करते हैं, जैसे सिलिका है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, टीडीएस है। ये सारी चीज़ें जब हम चेक करते हैं तो पता लगता है कि जो हमने इनपुट वाटर लिया था, मतलब मेकअप वाटर जो लिया है, मेकअप वाटर का टीडीएस समझ के चलो आप 150 है और वो उसके अंदर से सर्कुलेट होते होते उसका हो गया है 400 450। तो वो 450 का मतलब 3 टाइम हो गया है। जो हमने मेकअप लिया था वो 150 था और वो 450 उसके अंदर हो गया। इट मीन्स कि वो 3 टाइम हो गया है। 3 टाइम का मतलब यही होता है कि साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब वो 3 टाइम चली गई है, मतलब 3 पे चली गई है। 3 पे जाने के बाद में हमको सबसे पहले प्राइमरी ये देखना होता है कि अगर ये 3 पे चली गई है तो क्या प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती है, और अगर प्रॉब्लम्स आने का हमें पता लगता है तो उसको हम ब्लो डाउन कर देते हैं। ब्लो डाउन करने के बाद में 50% ब्लो डाउन करो, उसके बाद में दोबारा मेकअप ले लो तो आपका साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गई आपकी साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन की। इसके अंदर ये सारी चीज़ें, मैग्नीशियम अगर 8.8 pH से ऊपर है तो उसके अंदर कुछ भी डिपॉजिट नहीं होगा, ये आप नोट कर लेना। ये साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन का ये मेथड आप हमेशा याद रखना। दूसरा होता है डेल्टा टी। दोस्तों डेल्टा टी क्या होता है? डेल्टा टी को हम लोग टेम्परेचर वेरिएशन में समझते हैं। टेम्परेचर वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि जो इनलेट वाटर का टेम्परेचर होता है, मतलब जो सिस्टम से पानी कूलिंग टावर के अंदर आया है उसका टेम्परेचर, प्लस कूलिंग टावर में पानी ठंडा होने के बाद में जो वापस सिस्टम में जाता है उसका टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है उसको हम लोग डेल्टा टी बोलते हैं। डेल्टा टी इट मीन्स कि आप ये समझ के चलो कि इनलेट वाटर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और आउटलेट वाटर का 30 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का जो वेरिएशन होता है 10 डिग्री सेल्सियस इसका डेल्टा टी बनता है। डेल्टा टी के अंदर कुछ कंस्टेंट होते हैं जिनको समझना आपके लिए बहुत कंपलसरी है। अगर मान लो वेरिएशन 10 डिग्री सेल्सियस का आ रहा है डेल्टा टी, तो इसका कंस्टेंट 1.8 बनेगा। 15 डिग्री सेल्सियस पे 2.7 होगा, 5 डिग्री सेल्सियस पे 0.8। ये कंस्टेंट होना कंपलसरी है, ये आपको नोट करके रखना पड़ेगा। इसके बाद में हम चलते हैं होल्ड अप पे। होल्ड अप को सपोज करो किसी भी सिस्टम का होल्ड अप 1000 मीटर क्यूब है और उसका सर्कुलेशन वाटर है, समझो आप 200 मीटर क्यूब, ठीक है। आप किसी भी सिस्टम का होल्ड अप मान के चलो, उसका 1000 मीटर क्यूब उसका होल्ड अप है और सर्कुलेशन रेट है उसका 200 मीटर क्यूब। इसके ऊपर हम आगे कैलकुलेशन लेके चलते हैं कि इसकी कैलकुलेशन क्या होगी। एवोपोरेशन। एवोपोरेशन दोस्तों क्या होता है कि जो भी पानी स्टीम बन के हवा में उड़ जाता है उसको हम एवोपोरेशन कहते हैं। एवोपरेटेड वाटर होता है वो। ये हर सिस्टम के अंदर होता है, क्योंकि जब हमारा इनलेट का टेम्परेचर 10 होता है और आउटलेट का 30 होता है, 10 का वेरिएशन होता है इन दोनों के अंदर, तो जो 10 डिग्री का टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री का डेल्टा टी तभी तैयार होता है जब इनलेट वाटर आने के बाद में उसकी जो स्टीम होती है वो उड़ जाती है। उड़ने के बाद में उसको कूल डाउन करने के बाद में हमारा 10 डिग्री सेल्सियस का ही डेल्टा टी तैयार होता है। तो ये समझना आपके लिए बहुत कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं एवोपोरेशन की। दोस्तों एवोपोरेशन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवोपोरेशन में सबसे पहले होता है सर्कुलेशन रेट। फॉर एन एग्जांपल 200 जो हमने यहाँ पे लिया था। उसके बाद में होता है डेल्टा टी जो हमने यहाँ पे लिया था, ये डेल्टा टी 10 डिग्री सेल्सियस का।
इसके बाद है कांस्टेंट। कांस्टेंट 10 डिग्री सेल्सियस पे जो हमने आपको बताया था ये 1.8 का। इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें 200 मीटर क्यूब आपका सर्कुलेशन रेट हो गया, 10 आपका डेल्टा टी हो गया, 1.8 आपका कांस्टेंट हो गया, डिवाइडेड बाय 1000, ये आपका आ गया 3.6 मीटर क्यूब पर आवर का। ये पर आवर का आपकी कैलकुलेशन आ गई 3.6 मीटर क्यूब वाटर का जो आपका एवोपरेशन रेट है, ये पर आवर का है, पर डे का नहीं। हम पर डे का कैसे निकालते हैं ये जैसे एवोपरेशन ऑब्लिक COC, COC मतलब साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन, 3.6 मीटर क्यूब पर आवर का इंटू 24 बटा आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4 - 1 इजिकल टू मतलब 3। जैसे हमारा COC 3 आ रहा था तो हम इसको 3 पे लेके चलेंगे। 3 पे लेके चलने के बाद में जब इसका 86.4 डिवाइडेड बाई 3 तो ये हमारा 28.8 मीटर क्यूब पर डे का आ जाता है। इतना हमारा ये ब्लो डाउन हो गया एवोपरेशन के थ्रू। एवोपरेशन से इतना पानी हमारा निकल गया जो हमें मेकअप के थ्रू लेना है। अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट की। ड्रिफ्ट मतलब जो ओपन रिसर्कुलेशन सिस्टम होता है कूलिंग टावर का, उसमें जो बूंद बूंद करके गिरती रहती है चारों तरफ में, उसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। ड्रिफ्ट का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे? रिसर्कुलेशन रेट हमारा क्या है? हमारा जो हमने बताया था 200 का। इसके बाद में 200 का 0.2 से 0.3 ये परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये हमारा ड्रिफ्ट का रेट आना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल जैसे हमारा 200 था रिसर्कुलेशन रेट इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका 0.2 आ गया। इसको पर आवर का आया है, इसको पर डे में काउंट करने के लिए इंटू 24 इजिकल टू बाई 0.96 मीटर क्यूब ए डे, मतलब लगभग 1 मीटर क्यूब पर डे आपका ड्रिफ्ट में निकल गया। ये एक तो ये निकल गया 1 मीटर क्यूब आपका पर डे, उसके बाद में 28.8 मीटर क्यूब ये आपका निकल गया पर डे का। ये दोनों को कवर करने के लिए हमें मेकअप वाटर इतना चाहिए, इतना मेकअप वाटर हमें डेली लेना पड़ेगा। एक चीज़ का और ध्यान रखने वाली बात है कि हम लोग जो डोजिंग करते हैं केमिकल्स की, बहुत सारे लोग इसको क्या कहते हैं होल्ड अप पे डोजिंग करते हैं, बहुत सारे रिसर्कुलेशन पे डोजिंग करते हैं। बट आपको ये देखना चाहिए कि जो हमारा एवोपरेट वाटर हुआ है, एवोपरेट मतलब 86.4 बटा ये 28.8, ये जो वाटर हमारा एवोपरेट हुआ है ये क्लियर वाटर है। ये एवोपरेट होने के बाद में स्टीम बन के ये हवा में उड़ता है। इसके अंदर कोई हमारा केमिकल का लॉस नहीं होता, ना केमिकल का लॉस होता है, ना ही किसी भी तरह के हमारे सिलिका का, मैग्नीशियम का, क्लोराइड का या TDS का इनका लॉस होता है। ये सारे कंस्टेंट जितने भी हैं ये सारे के सारे वाटर में ऑलरेडी रहते हैं, इनका लॉस नहीं होता जब ये स्टीम बन के उड़ता है। हाँ, जब हमारा ड्रिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट के अंदर हमारा केमिकल का लॉस भी होता है और हमारा जितने भी ये पैरामीटर्स हैं, सिलिका है, मैग्नीशियम है, इनका भी लॉस होता है। बट ये जो वाटर है इसके अंदर हमारा कोई भी लॉस नहीं होता किसी भी तरह का, इसलिए इसको हमेशा कैलकुलेशन में लेना चाहिए जिससे कि हम प्रॉपर डोजिंग कर सके। क्योंकि अगर इसको भी आप कैलकुलेशन से बाहर रखेंगे तो आपका केमिकल कंस्टेंट ज़्यादा होता चला जाएगा, उससे फ़ायदा नहीं होगा, आफ्टर ऑल लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज के कुछ पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा LSI और RSI, इन दोनों की कैलकुलेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इनसे भी आपको पता लगेगा कि आने वाले टाइम में 10 दिन में, 15 दिन में कूलिंग टावर के साथ में क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर मान लो आप उस कैलकुलेशन को लेके चलेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि 15 दिन बाद में इसके अंदर चोकिंग होने वाली है या बायोलॉजिकल होने वाला है या कोरोजन बढ़ने वाला है, तो उसका इमीडिएट आप एक्शन ले सकते हैं जिससे कि वो प्रॉब्लम नहीं आए। तो दोस्तों LSI और RSI का हम लोग आगे करेंगे इसके बारे में बात। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।